स्टार्ट करते हैं वेक्टर एप्लीकेशन विथ कूलम्ब फोर्स। जो लास्ट सेशन में आपने डील आउट करी थी कि व्हेन टू वेक्टर आर इक्वल, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स। तो सेम फिनोमिना यहां पे अप्लाई करेंगे। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में नोट आउट करना है आपको, और जो टेबल आपको बनवाई जाएगी उसको भी नोट आउट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला वाइज। जैसा मान लो देर आर टू फोर्स, कैपिटल F1 वेक्टर एंड कैपिटल F2 वेक्टर act on theta angle. Two force capital F1 vector and capital F2 vector act on theta angle. Then what is resultant force? तो वेक्टर एप्लीकेशन यहाँ पे लगानी है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिजल्टेंट फोर्स कैपिटल F वेक्टर इज इक्वल टू F1 square F2 square twice F1 F2 cos थीटा। और साइड में आपको डायग्राम बनाना है, जैसा कि F1 वेक्टर F2 वेक्टर के साथ थीटा एंगल पर है। मतलब F1 वेक्टर F2 वेक्टर के साथ थीटा एंगल पर है, ऐसा आपको सिनेरियो डिजाइन करना है और फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये एप्लीकेशन कब अप्लाई करनी है? जब आपके पास दोनों फोर्स इक्वल नहीं हो। क्लियर? लेकिन जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें आपको दो फोर्स इक्वल दिए जाएंगे, थीटा वेरी करेगा, और थीटा अगर वेरी करता है तो यहां पर एफ रखेंगे प्लस यहां पे एफ रखेंगे प्लस एफ इंटू एफ, अगेन एफ स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो हो गया 2f स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा 2f स्क्वायर कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? 2f स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक, इसको डिटरमाइन करेंगे आप नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए सॉल्यूशन लेते हैं। ओके, हेलो। पार्ट 1 में आपको अभी दो अनइक्वल फोर्स के बारे में डिस्कस करवाया, थीटा एंगल को। पार्ट 2 में आपको टू इक्वल फोर्स एक्ट ऑन थीटा एंगल, इसके बारे में डिस्कस करवाया जाएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए, रिजल्टेंट फोर्स की बात कर रहे थे, तो रिजल्टेंट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर ट्वाइस F1 F2 cos थीटा। यहां पे आपको पुट करना है F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F। क्लियर? F आपका रिजल्टेंट है, इसलिए यहां भी F आ रहा है, तो इसको आप F डैश से डिनोट कर देंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स F डैश इज इक्वल टू द अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। पुट F1 प्लस F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F। अब इसके लिए आपको एक टेबल को ड्रॉ करना है जिसमें इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस किया जाएगा। देखिए क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले एंगल लिया जाएगा थीटा। ठीक, एंगल थीटा लिया जाएगा। देखिए, उसके बाद पोजीशन ली जाएगी। एंगल थीटा के साथ पोजीशन डिनोट की जाएगी। रिजल्टेंट फोर्स लिया जाएगा और रिजल्टेंट फोर्स
डायरेक्शन ली जाएगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। देख, दोनों फोर्स आपके पास है, F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स F डैश, दोनों का एडिशन होगा, मतलब 2F होगा। भाई इस वैल्यू में थीटा की जगह 0 पुट करेंगे, F1 और F2 की जगह F पुट करेंगे। तो व्हाट इज योर आउटपुट? F डैश इज इक्वल टू 2F। F डैश की वैल्यू 2F आएगी। अगर F डैश की वैल्यू 2F आ रही है तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ अवेलेबल होगा? अल्फा बराबर 0 डिग्री पर, उसी सेम डायरेक्शन में अवेलेबल होगा। सेकेंड केस लेते हैं, थीटा बराबर 60 डिग्री। 60 डिग्री का आपको डायग्राम बनाना है। ये आपका F1 है और ये आपका F2 है और इट इज एक्ट ऑन 60 डिग्री। तो व्हाट इज F डैश आफ्टर सॉल्यूशन? ये आपको मिलेगा √3F, √3 टाइम्स ऑफ F। लेकिन व्हाट इज द डायरेक्शन? सर अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। जब मैंने आपको वेक्टर फिनोमेना पढ़ाया था, टू इक्वल वेक्टर एट थीटा एंगल, तो अल्फा की वैल्यू क्या आती थी बेटा? θ/2। अल्फा की जो वैल्यू है वो यहाँ पर θ/2 आएगी। यहाँ लिख लीजिए आप, अल्फा बराबर θ/2। ठीक है, और जो रिजल्टेंट फोर्स आपके पास आने वाला है वो F1 प्लस F2। अल्फा की वैल्यू θ/2। तो फर्स्ट केस 0 डिग्री का है, सेकंड केस 60 डिग्री का है। इसको नोट आउट करने के बाद थर्ड केस आपके पास आता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स F1 और F2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन्स 90 डिग्री। और यहाँ पर जो F डैश होगा वो √2 टाइम्स होगा ऑफ F, एंड अल्फा की जो वैल्यू होगी वो 45 डिग्री। इस टेबल को आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद वेक्टर फिनोमेना। तो 1 0 डिग्री, सेकंड 60 डिग्री, थर्ड 90 डिग्री। नेक्स्ट केस लेते हैं 120 डिग्री। देखिए, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। एक फोर्स आपके पास F1 है, दूसरा फोर्स आपके पास F2 है, और दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स जो आपके पास आएगा वो इक्वल होगा, F के इक्वल होगा। हमेशा याद रखना, 120 डिग्री पर दो फोर्स लगाने पर उनका जो रिजल्टेंट आता है वो इक्वल ऑर्डर में आता है, एंड रिजल्टेंट फोर्स डायरेक्शन अल्फा होगा, वो 60 डिग्री होगा। ठीक, 60 डिग्री होगा। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके अंदर फोर्थ लास्ट लेते हैं फिफ्थ 180 डिग्री। अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड फोर्स जस्ट अपोजिट एक्ट हो, एक आपको इस डायरेक्शन में देना है, एक आपको इस डायरेक्शन में देना है, दैट इज F1 एंड दैट इज F2। ठीक है, तो व्हाट इज योर रिजल्टेंट फोर्स? 0, बिकॉज दोनों ही इक्वल मैग्नीट्यूड में है बट अपोजिट डायरेक्शन में, दे आर कैंसल आउट टू ईच अदर। इसका मतलब यहां पर डायरेक्शन फिनोमेना को डैश नहीं लिखना है। जब रिजल्टेंट फोर्स अवेलेबल नहीं होगा तो डायरेक्शन किस बात की? रिजल्टेंट फोर्स ही नहीं है तो डायरेक्शन किसका डिनोट करोगे? तो यहां आप एक लाइन लिख सकते हो, दे आर कैंसल आउट टू ईच अदर। इसलिए यहां पे क्या हो रहा है? F डैश की वैल्यू 0 आ रही है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका लामीज थ्योरम से रिलेटेड है। लामीज थ्योरम आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स में डिस्कस करवाई गई है। ठीक है,
देखिए थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है लामीज थ्योरम with electric force. तो लामीज थ्योरम का आपको डायग्राम बनाना है। इधर कोई डायरेक्शन है F1, इधर कोई डायरेक्शन है F2, इधर कोई डायरेक्शन है F3। देखिए F1 के जस्ट अपोजिट अल्फा, F2 के जस्ट अपोजिट बीटा एंड F2 जस्ट अपोजिट गामा। There are number of three forces F1, F2, F3 are also in the opposite or different direction. F1 इस डायरेक्शन लग रहा है, F2 इस डायरेक्शन लग रहा है, F3 इस डायरेक्शन लग रहा है। There are number of three force line. There are number of three angle between them. Alpha F2 and F3 के बीच में, बीटा F1 and F3 के बीच में है, गामा F1 F2 के बीच में। तो लामीज थ्योरम की जो एप्लीकेशन है आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फिर भी यहाँ लिखवा रहे हैं कभी काम आ जाए, ठीक। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए, किसके लिए? फॉर नेट रिजल्टेंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा और F3 अपॉन साइन गामा यूज करना है। देखिए अगर F1 इस डायरेक्शन में तो रिमेनिंग फोर्स कितने बचे? 2 F2 एंड F3। उन दोनों के बीच में जो एंगल है उसका यहाँ पे साइन दिया जाए। F2 अगर इस डायरेक्शन में तो रिमेनिंग फोर्स F1 एंड F3 उनके बीच में जो एंगल है वो बीटा होगा। F3 अगर यहाँ डायरेक्शन है तो F1 और F2, F1 एंड F2 इनका रिमेनिंग एंगल क्या होगा? गामा होगा, ठीक है। इसको आप अप्लाई कर सकते हो जहां पे आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। चार्जेस कॉम्बिनेशन। अब स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरी रिगार्डिंग चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरी आपको जहां भी फोर्स, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड, या फिर आप सिंपल वे में बात कर सकते हो जहां पे वेक्टर क्वांटिटीज मोर देन 2 टर्म्स, 2 से ज्यादा टर्म्स में अवेलेबल है। जैसे मान लो फोर्स की बात करें F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, F4 वेक्टर, F5 वेक्टर, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर, E4 वेक्टर, E5 वेक्टर, एज वेल एज सिमिलर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज अवेलेबल मोर देन 2 टर्म्स। तो नेट रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरी आपको ये बताती है द नेट रिजल्टेंट फोर्स या नेट रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी आउटपुट इज इक्वल टू द वेक्टर एडिशन ऑफ प्रेजेंट ऑल फिजिकल क्वांटिटीज देयर। तो यहां पर अगर मान लो चार्ज के कॉम्बिनेशन में बात करें, देयर आर more than 2 charge available just like as Q1, Q2, Q3 and Q4, Q5 अवेलेबल है सिस्टम में। 2 से ज्यादा चार्ज होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा चार्ज। तो रिमेनिंग 2 चार्ज तक तो आप कूलम्ब फोर्स को अप्लाई कर रहे हो, लेकिन आफ्टर कूलम्ब फोर्स अगर चार्ज ज्यादा है तो आफ्टर कूलम्ब फोर्स आपको इसकी एप्लीकेशन विद वेक्टर एप्लीकेशन यूज करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। द नेट रिजल्टेंट फोर्स F(R) is equal to F1 vector, F2 vector, F3 vector, F4 vector, that's it is plus
Fn वेक्टर। तो इसका स्टेटमेंट ये है कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरी, द नेट रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल टाइप फोर्स अवेलेबल इन द सिस्टम। अब आपके पास इसी के रिगार्डिंग अपन क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो डायग्राम भी बनाना है, ये चार्ज F1 वेक्टर लग गया, इस पे F2 वेक्टर लग गया, इस पे F3 वेक्टर लग गया, इस पे F4 वेक्टर लग गया, इस पे F5 वेक्टर लग गया, तो डैश इस पे अप्लाई कर दो Fn वेक्टर। पर्टिकुलर एक पॉइंट चार्ज पर अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू द एंड इतने फोर्स लग रहे हैं, तो उसको आउटपुट लेने के लिए आपको Fr यूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये पॉइंट रिगार्डिंग फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने का एक बेस्ट फिनोमेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर स्मॉल क्यू कूलम्ब चार्ज। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर इक्वल मैग्नीट्यूड चार्ज प्रेजेंट है एंड साइड ऑफ ट्रायंगल इज स्मॉल ए। साइड ऑफ ट्रायंगल इज स्मॉल ए। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके पास हो तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसके बारे में डिस्कस करना है। जैसे यहां पे क्वेश्चन जो आपको भेजा जाएगा वो ये पूछना चाहता है, जिसका सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, व्हाट इज द नेट रिजल्टेंट फोर्स या व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द कॉर्नर चार्ज। तो कॉर्नर चार्ज यहां पर एबीसी एक ट्रायंगल है, ए बी एंड सी। एबीसी एक ट्रायंगल है, उसकी जो साइड है वो स्मॉल ए है। क्लियर, स्मॉल ए जो साइड है उस साइड के अकॉर्डिंग यहां पे बात कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर आप सी वाले चार्ज पर, सी पॉइंट चार्ज पर अगर रिजल्टेंट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आप पोलरिटी डिसाइड करनी है। सर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो इस डायरेक्शन का जो फोर्स होगा वो क्या होगा सर, F1 होगा, K Q² अपॉन A² होगा। क्या होगा, K Q² अपॉन A²। यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, F2 बराबर K Q² अपॉन A²। क्लियर, there are two combination of charge available, small q then small q separated by small a, small q and small q separated by small a, small q and small q separated by small a। तो इस पर्टिकुलर चार्ज से इस पर्टिकुलर चार्ज को रिपेल आउट किया, इस पर्टिकुलर चार्ज से इस पर्टिकुलर चार्ज को रिपेल आउट किया। क्लियर, अगर यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज में ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को इधर अट्रैक्ट करता और ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को इधर अट्रैक्ट करता। क्लियर, तो डायरेक्शन जो यहां पर बाहर की ओर है वो पूरी डायरेक्शन कहां हो जाती है, अंदर की ओर चली जाती है। क्लियर है, अब एंगल को सर्च आउट करता हूं। ट्राइंगल में अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल में अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल गिवन है तो एंगल क्या होगा, 60 डिग्री का। तो अगर ये 60 डिग्री का है तो अपोजिट एंगल भी 60 डिग्री का होगा। मींस अब आप इस सिनेरियो से बाहर आ चुके हैं। अब आपका जो मेन नोटिस है वो इस चार्ज, कॉर्नर चार्ज पे होना चाहिए कि देयर आर टू फोर्स आर इक्वल और एक्ट ऑन 60 डिग्री। तो यहां पे लिखेंगे F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू
ए क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और बेटा थीटा क्या है 60 डिग्री 60 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो आपको जो वेक्टर में अभी टेबल जो गिवन है उस टेबल के अंदर थीटा 60 डिग्री वाले टर्म्स पे जाएंगे, उस रो में देखेंगे लास्ट में जो रिजल्टेंट आ रहा है वो √3 टाइम्स आ रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, यहां से इसको नोट करना है। रिजल्ट फोर्स एफ डैश की वैल्यू होगी √3 ऑफ एफ, और ये आपके पास क्या है इक्वल फोर्स है। अगर ये इक्वल फोर्स है तो एफ डैश की वैल्यू क्या हो गई √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर। और व्हाट इज इट्स आउटपुट, इसका जो आउटपुट होगा वो इस डायरेक्शन में, मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स है वो एफ डैश यहां पर होगा। इसलिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी बेटा 30। ओके, दैट इज कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ ट्रायंगल कंडीशन। तो ये क्वेश्चन भी आपको भेजा जाएगा, सॉल्यूशन आपको यहीं से नोट करना है, ठीक है। इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भेजे जाएंगे आज जो आपको डीपीपी के रूप में मिलेगा, तो उनको आपको इसी टॉपिक के साथ सॉल्यूशन करने हैं बुक के अंदर। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।